हेलो एवरीवन। पॉलिटी का हमारा ये पहला लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ। देखिए, पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, भारत के संविधान को ही पढ़ते हैं। और संविधान बनने की शुरुआत जो है वो कब हुई, इसकी नींव जो है वो कैसे रखी गई, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 मिनट के अंदर भारत के संविधान के निर्माण की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से समझना, इससे आपको क्या होगा, ये लेक्चर जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो सन 1600 के आसपास में भारत में किसका शासन था? मुगलों का शासन चल रहा था। ओके, उस समय भारत में ये जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, ये भारत में इंटर करते हैं और व्यापार करने के हिसाब से ये क्या करते हैं, अनुमति मांगते हैं। उस समय अकबर का शासन चल रहा था। अकबर के बाद जहांगीर उसका बेटा आता है, जो कि उन्हें क्या करता है, व्यापार करने की अनुमति दे देता है। क्लियर? तो ब्रिटिश लोगों ने भारत में सन 1600 के आसपास में एक कंपनी की स्थापना कर दी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश सरकार में बैठी हुई जो महारानी थी, उसने बोला कि आप यहां पर व्यापार करो। ओके, अब होता यह है कि धीरे धीरे अंग्रेज लोग जो भारत में व्यापार कर रहे थे, उन्होंने भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और छोटे छोटे एरिया को जीतना स्टार्ट कर दिया। व्यापार तो कर ही रहे थे, पर धीरे धीरे भारत पर कब्जा भी स्टार्ट कर दिया। एक समय ऐसा आया जब यहाँ पर कंपनी का शासन जो है भारत में स्थापित हो गया, तो भारत में चलने लगा कंपनी रूल। तब जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारत में शासन करने के हिसाब से कुछ एक्ट बनाए, कुछ रूल बनाए। अब ये रूल की जरूरत, एक्ट की जरूरत क्यों थी? ये इसलिए लाए गए थे क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन को कंट्रोल और इंप्रूव करने की टाइम टाइम पे जरूरत थी। हर एक एक्ट का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाना, बेहतर बनाना और भारतीय जनता जो है उसको इसमें इंक्लूड करना, शामिल करना। तो इस तरीके से कंपनी का जब रूल चल रहा था, भारत में शासन चल रहा था, उस दौरान हमको कई एक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा भारत में किसका रूल चल रहा था, इस कंपनी का रूल चल रहा था जो कि ब्रिटिश सरकार के थ्रू ही था। आगे चलकर 1857 के आसपास हमको भारत में इस कंपनी के अगेंस्ट हमको विद्रोह देखने को मिलता है, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार सोचती है कि भैया ये कंपनी रूल जो है ना, ये अब खत्म करना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा क्राउन रूल। मतलब सीधे देखिए भारत का कंट्रोल जो है वो किसके पास चला गया, महारानी के पास चला गया। तो भारत में क्राउन रूल चलने लगा। इस दौरान भी हमको कई एक्ट देखने को मिले जो कि भारत में ब्रिटिश शासन को कंट्रोल और सुधार, मतलब इंप्रूव करने के लिए बनाए गए थे। हर एक एक्ट, अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को थोड़ा बेहतर बनाया और आखिरकार इन सुधारों ने भारत को जो है स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही संविधान बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम इन्हीं सभी एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसने हमारे संविधान को बनाने में मदद करी है। ओके, तो ये छोटी सी स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं। इन सभी एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी रूल के दौरान आए हुए एक्ट को और क्राउन रूल के दौरान आए हुए एक्ट को। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, बस इस स्टोरी को पूरे को हम अच्छे से डीपली स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके हम चीज़ों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो हमको देखने को मिलती है अंग्रेजों के भारत में आगमन से। भारत में सबसे पहले अगर आगमन की बात करें तो 1498 में वास्को डिगामा भारत में आए थे और वास्को डिगामा ने ही यूरोप से भारत आने का एक नया समुद्री मार्ग जो है उसकी खोज की थी। अकेले पुर्तगाली ही नहीं थे जो भारत आए थे, इसके अलावा कई यूरोपियन जो थे उनका भारत में आगमन हुआ था। पुर्तगालियों के बाद भारत में आगमन हुआ था डच लोगों का और इनके बाद भारत में आए थे अंग्रेज लोग। भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज वैसे तो 1599 में आया था, जिसका नाम जॉन मिल्डन हॉल था। उस समय भारत में मुगल डायनेस्टी चल रही थी और उस समय मुगल डायनेस्टी में रूल कौन कर रहा था? मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। और उसी के शासनकाल में अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है। 1600 ईस्वी में स्थापना होती है भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। इस समय भारत का मुगल बादशाह जो था वो कौन था? अकबर था। उस समय ब्रिटिश क्राउन पे कौन बैठी हुई थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम बैठी हुई थी। इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अकबर का बेटा सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, भारत का अगला बादशाह बनता है। जहांगीर के ही शासनकाल में एक अंग्रेज दरबार में आया। 1608 में जहांगीर से फैक्ट्री लगाने की परमिशन जो है उसने मांगी और ये अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन जो है वो मसूलीपट्टनम में दे दी गई थी, लेकिन बाद में उस परमिशन को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 1613 में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में लगाई और पहली फैक्ट्री के बाद से ही अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना जो है वो शुरू कर दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 मुख्यालय हुआ करते थे, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी कहते थे। ये 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी
और बम्बई प्रेसिडेंसी। हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री तो सूरत में लगाई थी, लेकिन इन तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा अगर संपन्न प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी थी। और अंग्रेज जानते थे कि अगर हम बंगाल में अधिकार करेंगे तो हमें ज्यादा जो है वो इकोनॉमिकल फायदा पहुंचेगा। और अंग्रेजों ने इसके लिए 2 युद्ध जो है वो लड़े बंगाल पर अधिकार करने के लिए, जो कि है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो है वो कौन हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव ही हुआ करता था। और उस समय बंगाल का नवाब जो था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में होता है। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला को युद्ध में पराजित कर दिया। यही 2 युद्ध के कारण ही अंग्रेजों ने भारत पर धीरे धीरे अपना क्या कर दिया? विस्तार और कब्जा कर लिया। हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि भारत में अंग्रेज जो है वो व्यापार करने की दृष्टि से इंटर हुए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा करना जो है वो इस तरीके से शुरू कर दिया था। इसके बाद 1765 से लेकर 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम लगा दिया। इसमें रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि बंगाल नवाब के पास में सिर्फ नॉमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी। जनता ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देती थी, वहीं नवाब के पास सिर्फ शासन का जिम्मा था। इस समय को मतलब 1765 से लेकर 1772 तक के समय को भारत की लूट कहा जाता है। इस समय भारत के बंगाल में इतनी लूटपाट की गई, तब ब्रिटिश सरकार को यह रियलाइज हुआ कि अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में कंट्रोल रखना होगा, और ये कंट्रोल जो होगा वो ब्रिटेन से लॉ बनाकर भेजा जाएगा, उसी की मदद से इसे कंट्रोल में रखा जाएगा। तो ब्रिटेन से लॉ बनाकर भारत में भेजा जाने लगा, जिसे एक्ट कहा गया। इसे हम 2 चरणों में पढ़ेंगे, पहला कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। इसको हम समझते हैं। कंपनी रूल के तहत इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार जो है वो प्राप्त था। वहीं अगर क्राउन रूल की बात करें तो इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। अब देखिए, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा, जो कि ईजी इंडिया कंपनी थी। वो भारत में बिजनेस करने आई थी और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के कुछ हिस्सों में कब्जा कर लिया था, जिस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सोचा कि बिजनेस और गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से लाने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाने चाहिए। तो कंपनी के लिए एक कंपनी रूल लाया गया और इसमें 1773 में फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसको पारित किया गया। भारत में जो कंपनी का शासन चला वो चलता है 1773 से लेकर 1857 के बीच में। इस दौरान हमको कई एक्ट देखने को मिलते हैं, उसमें से सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल जो है वो किया था। और इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। इसी एक्ट के तहत ही सीक्रेट कमिटी का फॉर्मेशन जो है वो किया गया था, जिसके तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को इंडिया भेजा गया था। इसी समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो बनाया गया था, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के अलावा मुंबई और मद्रास दोनों का कंट्रोल जो है वो दे दिया गया था। आखिरी बंगाल के गवर्नर की बात करें तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। वहीं पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग ही थे। वॉरेन हेस्टिंग वर्ष 1772 में इंडिया आया था और इसी ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया था। ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन का अंत किसने करा था? वॉरेन हेस्टिंग ने। जो हमने डिस्कस किया था ना कि 2 टैक्स देना थे बंगाल के लोगों को, तो उसका अंत किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। इसी एक्ट में 1774 को बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। यह भारत का सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ था पहला, वो कौन था? लॉर्ड एलिजा इम्पे। इसी एक्ट के तहत कंपनी के एम्प्लॉय पर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। मतलब कंपनी के अगर कोई एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसको निजी व्यापार करना है तो निजी व्यापार करने के लिए कंपनी से अनुमति मतलब लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, उन पर उपहार लेने की पाबंदी लगा दी गई। इस एक्ट ने कंपनी के कर्मचारियों पर गिफ्ट उपहार लेने पर भी रोक लगा दी थी। उसका उद्देश्य ये था कि कर्मचारियों को रिश्वत या अन्य प्रकार के उपहारों के माध्यम से प्रभावित ना किया जा सके, जिससे कि उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी बनी रहे। अब ऐसा नहीं था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो बिल्कुल परफेक्ट था
उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत थी। तो आगे चलकर 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया, जिसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार हमको देखने को मिले। अब बात करते हैं हम 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। इस एक्ट के तहत कलकत्ता की गवर्नमेंट को बिहार और उड़ीसा के लिए भी एक कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इसी एक्ट में जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके ऊपर कुशासन के आरोप लगाए गए थे। ये जो आरोप थे ये नंद कुमार, चेत सिंह और घसीटी बेगम के द्वारा लगाए गए थे। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने सुप्रीम कोर्ट की मदद से नंद कुमार को फांसी दे दी थी। आगे चलकर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी से ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दिया गया था और इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 मेंबर हुआ करते थे। इसी एक्ट में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को भी अलग कर दिया गया था। इसके साथ साथ इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक कोर्ट का भी फॉर्मेशन किया गया। इन्हीं सभी एक्ट के चलते वॉरेन हेस्टिंग, जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस पर भी निगरानी जो है वो बढ़ गई थी। कुछ समय बाद वॉरेन हेस्टिंग को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। वॉरेन हेस्टिंग पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप जो है वो लगाए गए थे। 1785 में एडमंड बर्क ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग प्रस्ताव रखा। बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग पर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए, जिनमें भ्रष्टाचार, अधिकारों का दुरुपयोग और भारतीय जनता के साथ अन्याय जो है वो शामिल था। आगे चलकर 1786 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्हें इस पद के लिए चुना गया। इसके बाद आगे चलकर हमको 1793 में देखने को मिलता है चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के बिजनेस मोनोपोली को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों की सैलरी जो थी वो सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाने लगी। इसी एक्ट के तहत 1793 में ICS इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1773 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1793 को की गई थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना। इसीलिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसी वर्ष 1793 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेवेन्यू पुलिस की भी स्थापना की गई थी। इसी एक्ट के तहत ही रिटर्न लॉस का भी प्रोविजन जो है वो शुरू किया गया था। आगे चलकर इन्हीं सभी एक्ट में धीरे धीरे करके फिर सुधार हमको देखने को मिलते हैं। आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस मोनोपोली के 2 अधिकार को छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया गया, जिसमें पहला अधिकार था चाय का व्यापार करना और दूसरा अधिकार था चीन के साथ व्यापार करना। इसी एक्ट के तहत 1813 में ईसाई मिस्रियों का भारत में आगमन हुआ था। इनका आगमन भारत में इसीलिए हुआ था क्योंकि ये भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए। इसी एक्ट के तहत ही इंडियन एजुकेशन के लिए हर एक साल 1 लाख रुपए का एलोकेशन जो है वो किया गया था। इसके बाद आगे चलकर फिर से देखिए इन एक्ट में सुधार हमको देखने को मिला। आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी के प्रशासन को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। कंपनी के प्रशासन का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया। भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। इसी एक्ट के तहत इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बना दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1853 के चार्टर्ड एक्ट की। क्राउन रूल स्टार्ट होने से पहले का ये एक्ट था। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर को अलग अलग कर दिया गया था। कानून बनाने के लिए एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या जो थी उस समय कितनी थी? 12 थी और बंगाल में उप गवर्नर की भी नियुक्ति की गई थी। इसी एक्ट के तहत 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए रिटर्न एग्जाम की शुरुआत की गई थी। इस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया था। आगे चलकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर काफी विद्रोह देखने को मिला, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और 1857 से स्टार्ट किया गया क्राउन रूल को। तो क्राउन रूल का समय जो हमको देखने को मिलता है वो 1858 से लेकर 1947 तक देखने को मिलता है। क्राउन रूल क्या है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्राउन रूल के दौरान सबसे पहला एक्ट जो हमको देखने को मिला वो देखने को मिला 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये क्या है इसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, क्राउन रूल के दौरान सबसे पहला एक्ट हमको देखने को मिलता है 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं हम।
इस अधिनियम एक्ट को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया भारत में, और भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें इस एक्ट की तो महारानी विक्टोरिया, इन्हें भारत की साम्राज्ञी मतलब इंपेरियल ऑफ इंडिया घोषित किया गया। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और उसके शासन को भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर्स को हटाकर एक नया पद बनाया गया जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसके अलावा इंडियन काउंसिल जो है उसका गठन किया गया। राज्य सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल जो है वो बनाई गई। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय जो है वो कहा जाने लगा था। पहले वायसराय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। इस अधिनियम का घोषणा पत्र जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। कुल मिलाकर ये सार निकलता है इस एक्ट का 1858 के अधिनियम का कि भारत में ब्रिटिश शासन की एक नई व्यवस्था की नींव रखी गई जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन किया जाने लगा। ओके, इसके बाद आता है फ्रेंड्स 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। देखिए, इस एक्ट के बारे में अगर हम जानकारी डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो ये कि फर्स्ट बजट हमको देखने को मिला। इस एक्ट से पहले 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था और किसने पेश किया था? वो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इस एक्ट के तहत फ्रेंड्स इंडियन पीनल कोड जो है उसकी स्थापना की गई थी, मतलब उसे लाया गया था। इस एक्ट के तहत 1860 में इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो है उसे लाया गया था, जो कि भारत में आपराधिक कानूनों का आधार बना। उच्च न्यायालयों का भी गठन किया गया 1862 में। इस एक्ट के तहत ही भारत में 3 उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत हुई थी 1862 में। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करी जिससे प्रशासनिक विभागों का विभाजन किया गया। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांग्रेस की स्थापना भी हमको देखने को मिलती है। 1885 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये एक्ट जो है भारत में प्रशासनिक और कानूनी ढांचे की स्थापना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद आता है फ्रेंड्स 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के तहत ही भारत में पहली बार इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत हुई थी। इसी एक्ट के तहत ही पहली बार इंडिया को बजट पर बहस करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ था, लेकिन इन्हें बजट पर वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया था। इसी एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की संख्या में बदलाव किए गए। इसमें बदलाव के बाद कम से कम 10 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सदस्य जो है वो निर्धारित किए गए। इसके बाद वर्ष 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय जो है वो कौन बना था? लॉर्ड कर्जन बना था। इसके बाद वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया और इसके बाद वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हमको देखने को मिलती है। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में। इसकी स्थापना जो है सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बात आती है 1909 में। 1909 में हमको देखने को मिलता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के टाइम मॉर्ले इंडिया का राज्य सचिव और मिंटो इंडिया का वायसराय था और इसी एक्ट के तहत ही भारतीय मुसलमानों को एक सेपरेट इलेक्टोरल डिवीजन जो है वो दिया गया, मतलब उन्हें मतदान के लिए एक विशेष अधिकार भी दिए गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मिंटो जो है उन्हें कम्युनल इलेक्शंस का फादर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमको एक्ट देखने को मिलता है 1919 में। 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के तहत इंग्लिश ऑफिसर्स के वेतन भत्ते जो है अब वापस ब्रिटेन से दिए जाने लगे थे। इसी एक्ट से डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत भी हमको देखने को मिलती है। इस एक्ट के तहत ही पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, किस एक्ट से? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट से। इस एक्ट से ही प्रोविंसेस में द्वैत शासन मतलब डायरकी की शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है। प्रोविंसेस मतलब प्रांतों में। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा हम। 1919 से लेकर 1935 तक हमको देखिए यहाँ पर डायरकी मतलब द्वैत शासन जो है वो देखने को मिलता है। ध्यान से समझिएगा, इस एक्ट के माध्यम से जो प्रांत थे उसमें द्वैत शासन मतलब डायरकी की प्रणाली जो है वो लागू की गई थी,
द्वैत शासन का मतलब ये होता है कि शासन की शक्ति जो है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया था, रिजर्व सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ट्रांसफर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे ये विषय ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहते थे, जैसे कि पुलिस, न्याय, रक्षा, ये सब। वहीं ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे ये विषय भारतीय प्रतिनिधियों के नियंत्रण में होते थे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय जो सरकार थी, ये सब। जो डायरकी थी, द्वैत शासन था, ये सिस्टम 1919 से लेकर 1935 तक चला। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को कुछ हद तक जो प्रशासन है उसमें शामिल करना था, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास ही रखना था। तो समझ में आया आपको? तो ये जो शुरुआत हमको देखने को मिलती है वो इसी एक्ट से देखने को मिलती है हमको, डायरकी की 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। आगे अब बात करते हैं, समय आता है 1928 का। यहाँ पर हमको अगला एक्ट देखने को मिलता है साइमन कमीशन। बहुत ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहा था ये, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ये कमीशन जो था 30 अक्टूबर 1928 को इंडिया में लाया गया था, और इस साइमन कमीशन के चेयरमैन जो थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, वो सभी के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन मतलब श्वेत आयोग भी कहा जाता है। एग्जाम में सीधे पूछते हैं कि व्हाइट कमीशन एक्ट किसे कहा जाता है, तो 1928 के साइमन कमीशन एक्ट को। ओके, इसी कमीशन के अपोज में बंबई में लाठीचार्ज जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इस समय भारत का राज्य सचिव जो था वो कौन था? लॉर्ड बर्कनहैंड था। और इसी वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट को ही भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। एक एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद हमको देखने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट जो है भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने भारतीय प्रशासन और कानूनी ढांचे को एक नए सिरे से स्थापित किया, और भारत के संवैधानिक इतिहास में कई प्रमुख बदलाव जो है वो किए गए। चलिए क्या क्या करें हम उनको डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया यूनियन की स्थापना की गई इस एक्ट के तहत, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 ब्रिटिश कमिश्नरेट और रियासतों को शामिल किया गया। इस एक्ट में भारतीय संविधान के तहत 10 अनुसूचियां, शेड्यूल्स, 14 भाग, पार्ट्स, 321 आर्टिकल जो है वो शामिल थे। इसके अलावा कोलकाता से सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, और 1937 में दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई। इसी एक्ट के तहत जो हमने पहले डिस्कस किया था डायरकी मतलब द्वैत शासन, वो भी समाप्त हो जाता है। प्रांतों में जो द्वैत शासन हमको देखने को मिल रहा था वो समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन जो है वो लागू किया गया। डिविजन्स ऑफ पावर भी हमको देखने को मिलती है। संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, किस तरीके से अलग अलग सूची के अकॉर्डिंग, यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमको देखने को मिलती है। यूनियन लिस्ट में मतलब जो संघ सूची थी उसमें 59 सब्जेक्ट जो है वो शामिल थे, जिन पर यूनियन कानून जो है वो बना सकता था, संघ जो है वो कानून बना सकता था। प्रोविंशियल लिस्ट की बात करें, प्रांतीय सूची की, जिसमें 54 विषय जो है शामिल थे, जिन पर प्रांत जो है वो कानून बना सकता था। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, समवर्ती सूची की, इसमें 36 सब्जेक्ट जो है वो शामिल थे, जिन पर संघ और प्रांत दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, आरबीआई की स्थापना भी हमको इसी एक्ट के दौरान देखने को मिलती है। इस एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। एंड लास्ट, इस अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, उसको भारत से अलग कर दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम था, एक्ट था ये, जिसने भारतीय संविधान के प्रारूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, क्राउन रूल के दौरान हमको बहुत सारे एक्ट देखने को मिले, जिसको हमने अभी अच्छे से डिस्कस किया। भारत में ब्रिटिश शासन को कंट्रोल और सुधार मतलब इम्प्रूव करने के लिए ये सब एक्ट जो है वो बनाए गए थे। हर एक एक्ट अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को थोड़ा बेहतर बनाया, और आखिरकार इन सुधारों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और संविधान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बैकग्राउंड को, जिसमें हमने कंपनी रूल और क्राउन रूल को अच्छे से डिस्कस किया। तो बैकग्राउंड हमने समझा। अब आगे हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर को। उसके बाद हम सोर्सेस को डिस्कस करेंगे, इसके स्रोत पढ़ेंगे, एंड हम उसके बाद चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इन 4 पार्ट में हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का, भारतीय संविधान का विकास। ओके, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। तब तक अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगन के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। 100% फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।